चैप्टर 11 द आयरन एज सिविलाइजेशन का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। सभी पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत सभी सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल हैं। अगर आप सभी सब्जेक्ट के वीडियो देखना चाहते हो तो एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। तो फर्स्ट पार्ट में हमने वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत की थी, इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखी थी। अब हम सेकंड पार्ट में यहाँ से शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल कंडीशन। तो हम अब जो भी वैदिक सिविलाइजेशन थी उसकी पॉलिटिकल कंडीशन कैसी कैसी थी, उसकी सोशल कंडीशन कैसी थी, उसकी अचीवमेंट क्या थी, रिलीजन क्या था, ऑक्यूपेशन क्या था, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है भाई पॉलिटिकल कंडीशन। पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी उस समय वैदिक युग में? ऋग्वेद मेंशन राजाज हु वर डिफरेंट फ्रॉम द लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वेद में क्या है भाई, राजा का जिक्र है जो क्या थे भाई, लेटर वैदिक पीरियड्स के जो राजा से थोड़े डिफरेंट थे। ठीक है, तो आपको पता है हमने पिछले वीडियो में किया था, जो वैदिक पीरियड है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड के राजा थे वो लेटर वैदिक वैदिक पीरियड के राजा से थोड़े अलग थे। दे नीदर हैड कैपिटल सिटीज़, पैलेसेस और आर्मीज नॉर दे कलेक्टेड टैक्सेस। जो ये वाले राजा थे अर्ली वैदिक पीरियड के, वो ना तो उनकी कोई राजधानी थी, ना ना वो शहर, ठीक है, ना शहर था, ना पैलेसेस थे, ना उनके पास आर्मी थी, ठीक है, और ना ही वो टैक्स कलेक्ट करते थे। कि किंगशिप वाज नॉट एन हेरिडेटरी बेसिस। जो किंगशिप होती थी, जो राजा को बनाया जाता था, वो हेरिडेटरी बेसिस पे नहीं होता था। हेरिडेटरी का मतलब है कि जैसे राजा का पुत्र फिर राजा बना, फिर उसका पुत्र राजा बना, फिर उसका पुत्र राजा बना, ऐसे नहीं होता था। ठीक है, बट इन द लेटर वैदिक पीरियड देयर वर ए नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग किंगडम वर वेयर किंगशिप वाज हेरिडेटरी। मगर बाद का जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें बहुत सी ऐसी स्मॉल और बड़ी बड़ी किंगडम्स थी, बड़े बड़े राज्य थे, जिसमें जो किंगशिप थी यानी कि राजा की जो पदवी थी वो क्या थी, हेरिडिटरी थी। यानी कि राजा के पुत्र, राजा के बाद राजा का पुत्र राजा बनता था, फिर उसका पुत्र राजा बनता था, फिर उसका पुत्र राजा बनता था। ठीक है, इसको बोलेंगे हम हेरिडिटरी। किंग ऑफ ए स्मॉल किंगडम वाज कॉल्ड ए राजा। कोई स्मॉल किंगडम का कोई राजा होता था, छोटे राज्य का राजा होता था, उसको क्या बोलते थे भाई, उसको राजा बोला जाता था। किंग ऑफ ए स्मॉल किंगडम वाज कॉल्ड राजा। ए सम्राट और महाराजा कंट्रोल्ड ए लार्ज किंगडम नॉन एज राष्ट्र। और कोई अगर कोई बड़ी किंगडम है, बड़ा राज्य है, तो उसको सम्राट का कहा जाता था या फिर महाराजा कहा जाता था। ठीक है, लार्ज किंगडम, ठीक है, जिसका बड़ा राज्य होता था उसको सम्राट या महाराजा कहा जाता था एज ए राष्ट्र। ठीक है, और किंगडम नॉन एज ए राष्ट्र, और उस जो बड़ा राज्य होता था उसको राष्ट्र कहा जाता था। ठीक है, और उस राष्ट्र के राजा को क्या बोला जाता था, सम्राट या महाराजा। द किंग वाज असिस्टेड बाय पुरोहित, मंत्री, सेनानी एंड ग्रामीणी। ठीक है, और प्रिंस के जो राजा है उसके नीचे कौन होते थे, पुरोहित होते थे यानी कि पृष्ठ पुजारी, और मंत्री होते थे, उसके सेनानी होते थे यानी कि कमांडर ऑफ आर्मी, और ग्रामीणी यानी कि हेडमैन ऑफ विलेज। जैसे आजकल सरपंच होता है गांव में, उस तरह से ग्रामीणी कहा गया था। द किंग कंसल्टेड द सभा एंड द समिति ऑन ऑल इम्पोर्टेंट मैटर। और जो किंग उस समय क्या होती थी, बस सभा होती थी और समिति होती थी, उसको बुलाया जाता था, उसमें सदस्य होते थे, और राजा उनसे इम्पोर्टेंट जो मैटर होते थे उस पर परामर्श लेता था, सलाह लेता था। द सभा वाज ए स्मॉल बॉडी ऑफ सेलेक्टेड विलेज एल्डर्स। सभा में कौन होता था भाई, सभा में कौन से मेंबर होते थे, एक स्मॉल बॉडी होती थी, एक छोटी होती थी सभा, और उसमें सेलेक्टेड विलेज एल्डर, जो गांव के बड़े बूढ़े होते थे उसमें। ठीक है, गांव के बड़े लोग होते थे सभा में। एंड समिति वाज ए लार्ज असेंबली डैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग। और जो समिति थी ये बड़ा ग्रुप था लोगों का। ठीक है, और इसमें जो भी राज्य के लिए पॉलिसी नीति वगैरह बनाई जाती थी वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी। द पावर ऑफ द किंग इंक्रीज इन द लेटर वैदिक पीरियड। जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें जो राजा की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। दे परफॉर्म राजसूय एंड अश्वमेध
यज्ञ हॉर्स सेक्रीफाइस। वो क्या करते थे भी, राजा क्या करते थे, राजसूय यज्ञ करते थे या फिर अश्वमेध यज्ञ वगैरह करते थे। ठीक है, राजसूय में क्या होता था भाई, एक राजा दूसरे राजा पर क्या कर देता था भाई, अटैक कर देता था, उसके राज्य पर कब्जा कर लेता था। फिर अगर वो उस जीत प्राप्त कर लेता था, फिर उस जीत के बाद वो राजसूय यज्ञ करता था। या फिर अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, इसमें क्या होता था कि भाई एक घोड़ा छोड़ा जाता था। ठीक है, वो घोड़ा जिस राज्य से होकर गुजरता था, अगर वो राज्य उस राजा की अधीनता यानी कि उस को मान लेता था राजा, तो उसके साथ लड़ाई नहीं की जाती थी। और अगर वो राजा उस मतलब उस घोड़े को आप कहो कि पकड़ ले या फिर कहे कि भाई मैं इसके कंट्रोल में नहीं आऊँगा इस राज्य के, तो फिर वो उस पे अटैक कर देता था वो राजा। ठीक है, तो इस तरह से अश्वमेध यज्ञ होता था। ठीक है, आपने रामायण स्टोरी में भी देखा होगा, रामायण में भी देखा होगा अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, जिसका घोड़ा जब राम जी ने जब घोड़ा छोड़ा था तो उसको लव और कुश ने पकड़ लिया था। फिर लव कुश और श्री रामचंद्र की क्या हुई थी भाई, लड़ाई हुई थी। ठीक है, देखा होगा आपने स्टोरी में। The Rajasuya sacrifice was performed by the king to gain supreme power, and Ashwamedh was for declaring his power over a vast territory. जो राजसूय यज्ञ है वो राजा के द्वारा किया जाता था टू गेन सुप्रीम पावर, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए किया जाता था। और जो अश्वमेध यज्ञ है वो इसलिए किया जाता था डिक्लेयरिंग हिज पावर ओवर ए वास्ट टेरिटरी, बहुत बड़े टेरिटरी होती थी, जो राज्य होता था, उसमें अपनी पावर को दिखाने के लिए कि भाई मैं अब जो भी आस पड़ोस के राजा हैं वो मेरे कंट्रोल में हैं। ठीक है, उसको दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। द इंक्रीज इन द पावर ऑफ द किंग रिजल्टेड इन डिक्रीज इन द पावर ऑफ सभा एंड समिति। अब राजा की जो पावर अगर बढ़ जाए, बढ़ चुकी थी, तो इसके कारण जो सभा और समिति है इसकी पावर क्या होगी भाई, कम हो गई। ठीक है, राजा की पावर बढ़ने के कारण जो सभा और समिति की पावर कम हो गई। ये थी पॉलिटिकल कंडीशन। अब हम देख लेते हैं कि सोशल कंडीशन कैसी थी। सोशल कंडीशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज फैमिली। जो बेसिक यूनिट थी सोसाइटी की, समाज की, वो क्या थी भाई, फैमिली थी। द एल्डेस्ट मेल मेंबर वाज द हेड ऑफ द जॉइंट फैमिली। और जो मेल मेंबर होता था, सबसे बड़ा घर का, जॉइंट फैमिली का, वो हेड होता था। ही वाज नोन एज गृहपति, उसको गृहपति कहा जाता था जो एल्डर मेंबर होता था। वुमेन वर हेल्ड इन ग्रेट रिस्पेक्ट, वुमेन की भी बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी उस समय। दे वर एजुकेटेड वुमेन लाइक अपाला एंड घोषा इवन कंपोज्ड हिम। और वो वुमेन थी, वो पढ़ी लिखी थी, और उन्होंने जैसे कि एक एग्जांपल दिए हैं, अपाला और घोषा नाम की दो वुमेन्स थी, उन्होंने हिम्स भी लिखे थे, यानी कि वेदों में उन्होंने हिम्स की रचना भी की थी। ठीक है, हिम्स यानी कि भजन वगैरह, या फिर आप कह सकते हैं प्रार्थनाएं, ईश्वर की प्रार्थनाएं। द पार्टिसिपेशन ऑफ वाइफ वाज असेंशियल इन ऑल रिलीजियस सेरेमनीज। जो भी धार्मिक रीति रिवाज होते थे, सेरेमनीज होती थी, उसमें वाइफ का पार्टिसिपेशन करना, वाइफ को मतलब पार्टिसिपेट जरूर कराया जाता था। ठीक है, रिलीजियस कोई भी धार्मिक सेरेमनी होती थी जब। द सोशल इवेल्स लाइक सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज वर अननोन इन द अर्ली वैदिक पीरियड, बट दे गेंड इम्पोर्टेंस इन लेटर वैदिक पीरियड एज द स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन। जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें सती प्रथा नहीं थी और ना ही चाइल्ड मैरिज थी। ठीक है, बाल विवाह और सती प्रथा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मगर जो लेटर वैदिक पीरियड था, इसमें फिर ये इसको इम्पोर्टेंस दी गई, सती प्रथा को और चाइल्ड मैरिज को। ठीक है, और क्योंकि बाद में जो लेटर वैदिक पीरियड में क्या था भाई, वुमेंस के जो स्टेटस था वो क्या हो गया था, कम हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। अब आगे है भाई, ये देख लेते हैं, डू यू नो में देख लेते हैं, फिर पढ़ते हैं आगे। द प्रिंसेसेस वर अलाउड टू चूज़ देयर हस्बैंड बाय स्वयंवर। जो राजकुमारियां होती थी, यानी कि राजा की जो पुत्रियां होती थी, उनको स्वयंवर के द्वारा अपना हस्बैंड चुनने की आज़ादी थी, चूज़ कर सकती थी वो। ठीक है, चंडाल्स वर रिगार्डेड एज पोल्यूटेड एंड अनटचेबल। जो चंडाल, ठीक है, चंडाल कहा गया जिनको, किनको कहा गया, उनको दूषित माना जाता था और अनटचेबल माना जाता था, अछूत माना जाता था। दे दीज पीपल परफॉर्म बरियल्स एंड क्रीमेशंस। ये जो चंडाल होते थे वो क्या करते थे, जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको दफन करने में, दबाने में, या फिर उसका दाह संस्कार करने वाले लोग, उनको ही चंडाल कहा जाता था। दे हैड टू लाइव आउटसाइड द विलेज। वो विलेज के बाहर रहते थे चंडाल लोग। यूज्ड डिस्कार्टेड
यूटेंसिल्स, और वो ऐसे बर्तनों का प्रयोग करते थे जो मतलब फेंक दिए गए हैं, ख़राब बर्तनों का प्रयोग करते थे। वॉर्न आयरन ऑर्नामेंट, लोहे के ऑर्नामेंट आभूषण पहनते थे। क्लॉथ ऑफ डेड पीपल, और जो मरे हुए लोग हैं उनके कपड़े वो पहनते थे। ठीक है, तो यानी कि ये चंडाल का काम क्या था, जब कोई लोग मर जाते थे तो उनका दाह संस्कार वगैरह करना, ये उनका काम था। आगे है भई, अब सोसाइटी के बारे में आगे पढ़ लेते हैं। द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्ण, नेमली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। जो सोसाइटी थी, समाज था उस समय का, वो 4 वर्णों में बँटा हुआ था। ठीक है, 4 जातियों में कह सकते हैं आप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण लुक्ड आफ्टर द रिलीजियस मैटर एंड क्षत्रिय प्रोटेक्टेड द पीपल फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्म। जो ब्राह्मण लोग थे उनका क्या काम था, उनका काम था भाई रिलीजियस मैटर करना। ठीक है, रिलीजियस मैटर यानी कि धार्मिक रीति रिवाज जो भी करते थे ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। और क्षत्रियों का काम था कि भाई युद्ध करना, ठीक है, रक्षा करना, देश की अंदर आंतरिक और बाहरी रक्षा करना। द वैश्य वर द कल्टिवेटर एंड क्राफ्टमैन। जो वैश्य थे वो कल्टिवेटर थे, यानी कि खेती बाड़ी करते थे, या फिर क्राफ्टमैन थे। ठीक है, जैसे कि मिस्त्री वगैरह। ठीक है, द शूद्र वर द लेबर्स हु सर्व द अबव 3 क्लासेस। और जो शूद्र जाति के लोग थे वो क्या करते थे, वो सबसे नीचे थे, और ये जो तीनों जातियाँ ऊपर वाली जातियाँ इनकी वो क्या करते थे, उनके लिए सर्विस देते थे। एक तरह से ये मजदूर वर्ग था। ठीक है, द पीपल ऑफ डिफरेंट वर्नाज हैड द फ्रीडम टू इंटरमिंगल, मैरी और चेंज देयर ऑक्यूपेशन, but in later Vedic period the Varna system became hereditary and very rigid. द पीपल ऑफ डिफरेंट वर्ण, अलग अलग वर्ण के जो लोग थे वो क्या कर सकते थे भी, आपस में मिलजुल सकते थे, शादी वगैरह कर सकते थे, और अपने जो ऑक्यूपेशन था, जो काम था, व्यवसाय था, उसको भी चेंज कर सकते थे। मगर बाद का जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें क्या हुआ भाई, वर्ण सिस्टम बिकम हेरिडिटरी। जो वर्ण सिस्टम था वो हेरिडिटरी हो गया, यानी कि जो जिस कास्ट में पैदा होगा फिर वो अपनी ना तो कास्ट को बदल सकता, ना वो अपने काम को बदल सकता। ठीक है, जैसे अगर कोई क्षत्रिय है तो उसका पुत्र भी क्षत्रिय होगा, वो अपने कार्य को नहीं बदल सकता। ब्राह्मण है तो उसका पुत्र भी ब्राह्मण होगा। ठीक है, तो फिर वो हेरिडिटरी हो गया, और वेरी रिजिड, और बहुत ही मतलब रिजिड, उसमें कोई भी फिर अब क्या अभी बदलाव की कोई संभावना नहीं थी, एकदम से सख्त हो गई नियम कानून। ठीक है, नो वन कुड चेंज द ऑक्यूपेशन और द वर्ण। कोई भी फिर अपना वर्ण, ना तो अपनी जाति चेंज कर सकता था, ना ही अपना ऑक्यूपेशन, ना ही अपना वो काम चेंज कर सकता था। मान लो कोई लुहार है तो वो लुहार ही रहेगा, उसका बेटा भी लुहार ही बनेगा, वो और कोई कार्य नहीं कर सकेगा। ठीक है, इस तरह से रिजिड हो गया, यानी कि बहुत ही सख्त हो गया कानून। बट देयर वर मैनी एरियाज लाइक नॉर्थ ईस्ट वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वर नॉट वेरी शार्प, इवन द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रिस्ट वाज लिमिटेड। मगर जो हमारे देश में कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया थे वहाँ पे जो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे, और उनका पृष्ठ वगैरह जो इन्फ्लुएंस था, यानी कि पुजारी वगैरह या ब्राह्मणों का वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था, बहुत ही लिमिटेड सा प्रभाव था। द उपनिषद डिवाइडेड मैंस लाइफ इनटू 4 आश्रम ऑफ 25 ईयर्स ईच। जो उपनिषद में क्या लिखा गया है कि जो आदमी है उसकी लाइफ को 4 भागों में बांटा गया है, और हर एक भाग को कितना दिया गया है, 25 ईयर्स दिए गए हैं। ठीक है, 4 आश्रम में बांटा गया है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ए मैन हैड टू स्पेंड द फर्स्ट 25 ईयर ऑफ हिज लाइफ इन गुरुकुल वेयर ही लर्न द आर्ट ऑफ लाइफ एंड रिलीजन। जो आदमी के जो पहले 25 साल हैं, जीवन के पहले 25 साल हैं, वो कहाँ बिताएगा, वो गुरुकुल में बिताएगा। ठीक है, और क्या सीखेगा गुरुकुल में, आर्ट ऑफ लाइफ, जीने की कला, और जो धर्म वगैरह की बातें वो सीखेगा। ठीक है, दिस स्टेज वाज कॉल्ड ब्रह्मचर्य आश्रम। और इस स्टेज को जो पहली स्टेज बताई गई है जीवन की 25 साल पहले, उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया। द सेकंड एज ऑफ 25 ईयर वाज कॉल्ड गृहस्थ आश्रम। और इसमें जो सेकंड एज जो शुरू होती है 25 साल के बाद, अगले 25 साल के लिए उसको गृहस्थ आश्रम, गृह का मतलब क्या होता है, घर। ठीक है, अब वो शादी वगैरह करेगा, ठीक है, और अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। गृहस्थ आश्रम में क्या करेगा, व्हेन ए मैन वर्क हार्ड, अब वर्क हार्ड करेगा, वो गोट मैरिड, शादी वगैरह होगी उसकी, और अपनी फैमिली का वो पालन पोषण करेगा।
ठीक है, कौन से आश्रम में? गृहस्थ आश्रम में। ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज, अब थर्ड स्टेज 50 ईयर पूरे हो गए, अब थर्ड स्टेज शुरू होगी, उसको बोलेंगे वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, ही रिटायर टू द फॉरेस्ट टू मेडिटेट। अब वो क्या चला जाएगा? रिटायर हो जाएगा अपनी जितनी भी उसकी, और कहाँ चला जाएगा? अभी फॉरेस्ट में चला जाएगा, वो तपस्या वगैरह करेगा, मेडिटेशन वगैरह करेगा। ठीक है, इन द लास्ट स्टेज, और लास्ट स्टेज जो 75 साल से 100 साल के बीच में मानी गई, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड संन्यास आश्रम। अब वो संन्यास ले लेगा एक तरह का। ही लिव्ड ए लाइफ ऑफ कंप्लीट डिटैचमेंट एंड स्पेंट हिज लाइफ इन प्रीचिंग। अब वो जो ही लिव्ड इन ए लाइफ ऑफ कंप्लीट, अब वो बिल्कुल ही समाज से अलग थलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका अब अपने परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा, इस तरह का वो बर्ताव करेगा। और वो उसकी जो लाइफ है, जो अपनी किस में बिताएगा? वो लोगों को अच्छी बातें बताने में, उपदेश देने में वो अपनी लाइफ बिताएगा। इस तरह से आदमी की लाइफ को 4 भागों में बांटा गया था 25-25 साल में। ठीक है, उसके बाद आया हमारे पास ऑक्यूपेशन। वैदिक पीरियड में ऑक्यूपेशन कैसा था? एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। जो पीपल का जो काम था, मेन काम क्या था? खेती बाड़ी करना था। दे यूज्ड प्लॉज विच वर पुल्ड बाय ऑक्सन। वे हलों का प्रयोग करते थे जो बैलों के द्वारा खींचे जाते थे। ठीक है, यानी कि खेती बाड़ी किसके द्वारा की जाती है? हल के द्वारा की जाती थी, और जो बैलों को खींचते मतलब, और ये जो हल थे उनको खींचने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। ड्यूरिंग these period people irrigated their field with water from the wells, canal and lakes। और इस पीरियड में लोग अपने खेतों में पानी कैसे देते थे? कुएं की मदद से देते थे, नहरें थी और झीलें थी। ठीक है, दे ग्रू वीट, बार्ले, राइस, बीन्स एट्सेट्रा। और क्या क्या उगाते थे फसलें? गेहूँ, बार्ले, जौ, राइस, चावल और बीन्स वगैरह लगाते थे। एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक काउज, बुल्स, शीप, गोट्स एंड डॉग्स। और कौन से जानवर पालते थे? काव हो गया, बुल्स हो गया, शीप हो गया, गोट्स हो गया, और डॉग्स वगैरह पालते थे। द आर्यन आल्सो इंट्रोड्यूस्ड हॉर्सेज इन इंडिया विच वर ब्रॉट फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और जो आर्यन थे वो हमारे देश में क्या उन्होंने, वो एक तरह से घोड़े लेकर आए। ठीक है, और वो कहाँ से लेकर आए थे? वो घोड़े सेंट्रल एशिया से लेकर आए थे। दे डिस्कवरी ऑफ आयरन हैड प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्गर टूल्स लाइक प्लोज, sickles, shovels, spade, axes, saws, nail and tongs, which help in variety of other craftsmen like pottery, weaving, carpentry, jewelry making etc। आयरन की खोज के बाद अब क्या भाई, जो टूल्स हैं वो बहुत ही मजबूत बनने लगे, जैसे कि हल है, दराती है, सावल है, स्पेड है, एक्सिस है, इस तरह की चीज़ें बनने लगी। और इन चीज़ों के बनने से जो दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी जो क्राफ्ट वगैरह है, उनको भी मदद मिली, जैसे कि पोट्री हो गया, वीविंग हो गया, कपड़ा बुनना हो गया, कारपेंट्री हो गया, ज्वेलरी मेकिंग हो गया, इसमें मदद मिली। द आर्यन वर एक्सपर्ट ट्रेडर्स। ठीक है, वो क्या थी भाई? व्यापार करने में बड़े ही निपुण थे। ट्रेड वाज मेनली कैरिड ऑन लैंड। और जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो क्या मेनली कैरिड ऑन लैंड, मतलब ज़मीन पर ही किया जाता था। ट्रेड के लिए ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए वो ज़मीन से ही यात्रा करते थे। दे यूज्ड बार्टर सिस्टम। और उस टाइम बार्टर सिस्टम का यूज़ किया जाता था। ठीक है, द काव वाज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। ठीक है, और काव स्टैंडर्ड वैल्यू क्या बना रखी थी उन्होंने? एक गाय बना रखी थी। ठीक है, काव को स्टैंडर्ड वैल्यू की तरह उसको यूज़ किया जाता था। अब इन द लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? कॉइन्स लाइक निष्क, शतपना एंड कृष्णला वर आल्सो यूज्ड। बाद में, पहले तो बार्टर सिस्टम था, बाद में क्या भाई, कौन सा सिस्टम शुरू हो गया? कॉइन्स वगैरह शुरू हो गए, करेंसी सिस्टम शुरू हो गया। और ये करेंसी के नाम दे रखे हैं। ठीक है, 3 तरह की ये करेंसी उस टाइम चलती थी। उसके बाद है भाई हमारा रिलीजन। उस समय के लोग किस रिलीजन को मानते थे, क्या करते थे, किसकी पूजा वगैरह करते थे? रिलीजन क्या था? द अर्ली आर्यन वर्शिप्ड मेनली गॉड रिप्रेजेंटिंग द फोर्सेस ऑफ नेचर। जो अर्ली आर्यन थे, लोग थे जो, वो किसकी पूजा करते थे? बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते थे। फॉर इन द रिप्रेजेंटिंग द फोर्सेस ऑफ नेचर, जो प्राकृतिक में देवी देवता थे उनकी पूजा करते थे। जैसे इंद्र वाज वर्शिप्ड एज द गॉड ऑफ थंडर। इंद्र को वर्षा का देवता, ठीक है, वायु को क्या भाई? गॉड ऑफ विंड, यानी कि हवा का देवता वायु, वायु देवता। पृथ्वी द गॉड ऑफ अर्थ, ठीक है, अग्नि
द गॉड ऑफ फायर, आग का देवता को अग्नि, ठीक है, और सूर्य सन गॉड यानी कि सूर्य। ये सभी यानी कि जो भी प्रकृति में चीज़ें होती थी, नेचर में जो चीज़ें होती थी, वे उनकी पूजा करते थे। द सन मिल्क घी ग्रेन्स एंड फ्लैश वर ऑफर्ड एज ए पार्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस एट यज्ञ। और जो यज्ञ वगैरह जो करते थे उसमें किसकी आहुति दी जाती थी? दूध, घी, मतलब ग्रेन्स अनाज वगैरह या फिर मांस वगैरह की आहुति दी जाती थी जब वो यज्ञ करते थे। द अर्ली आर्यंस डिड नॉट बिल्ड टेम्पल, जो शुरू के जो आर्यन थे वो किसी तरह का मंदिर नहीं बनाते थे। इन द लेटर वैदिक पीरियड द yajnas become very expensive and the nature gods were replaced by new gods Brahma, Vishnu, Shiva, Rama, Krishna। और जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें जो यज्ञ किए जाते थे वो बहुत ही महंगे हो गए थे, ठीक है, यानी कि यज्ञ करने में बहुत ही ज़्यादा खर्च होता था, ठीक है। एंड द नेचर गॉड वर रिप्लेस्ड, और नेचर गॉड की जगह अब कौन से गॉड आ गए भाई? कौन से गॉड की अब वो पूजा करने लगे? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम और कृष्ण की वो पूजा करने लगे लेटर वैदिक पीरियड में। द लेटर वैदिक पीरियड सा द बर्थ ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुइज्म, ठीक है। अब लेटर वैदिक पीरियड में ही ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म का आप कह सकते हैं शुरुआत हुई थी। डू यू नो, अब डू यू नो में देख लेते हैं क्या है। द लॉ कोड ऑफ मनुस्मृति और मानव धर्म शास्त्र वाज प्रिपेयर्ड बाय मनु ने एक किताब लिखी थी, लॉ ऑफ कोड ऑफ मनु, जिसमें उसने कुछ नियम दिए थे, ठीक है, जिसको मनुस्मृति, किताब का नाम क्या था? मनुस्मृति या फिर मानव धर्म शास्त्र भी उसको कहा जाता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट लॉ बुक फॉर द हिंदूज़, और इसमें जो भी कानून लिखे गए थे वो किसके लिए थे भाई? हिंदुओं के लिए थे। अब देखते हैं भाई अचीवमेंट क्या थी उस युग की। द वैदिक लिटरेचर थ्रोज लाइट ऑन द अचीवमेंट ऑफ आर्यन इन द फील्ड ऑफ साइंस। वैदिक लिटरेचर से हमें पता लगता है कि आर्यन ने फील्ड ऑफ साइंस में, साइंस के फील्ड में क्या क्या अचीवमेंट की थी। द आर्यन न्यूज द यूज़ ऑफ आयरन, जो आर्यन थे वो लोहे का यूज़ करना जानते थे। दे यूज्ड इट फॉर मेकिंग स्ट्रोंगर टूल्स एंड वेपन, और वो लोहे का प्रयोग मजबूत औजार और हथियार बनाने में करते थे। द एक्स हेल्प इन क्लियरिंग जंगल्स एंड स्प्रेडिंग एग्रीकल्चर, जो एक्स था, कुल्हाड़ी थी, लोहे की कुल्हाड़ी थी, उसने जंगल को साफ करने में मदद की और जिससे एग्रीकल्चर बढ़ी, खेती बड़ी क्राफ्टमैन लाइक कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ एंड टैनर्स वर एबल टू डेवलप देयर क्राफ्ट विद बेटर टूल्स। जो क्राफ्टमैन थे जैसे कि कारपेंटर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, लुहार या फिर टैनर, चमड़े का काम करने वाले लोग थे, उनको इन टूल्स की मदद से बड़ी ही मतलब उनको जब ये टूल्स बने तो उनकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई, और ये जो आर्ट और क्राफ्ट मतलब इनका बहुत विकास हुआ। आयरन वेपन्स लाइक स्पीयर हेड, स्वॉर्ड एंड शील्ड हेल्प इन कॉन्करिंग न्यू टेरिटरी। जो आयरन के औजार, जो हथियार बनाए गए, जैसे कि भाला हो गया, तलवार होगी या ढाल होगी, उसकी मदद से दूसरी जो टेरिटरी थी, दूसरे राज्यों को जीता गया, ठीक है। मैथमेटिक्स वाज नोन एज गणित, मैथमेटिक को क्या कहा जाता था भाई? गणित कहा जाता था। इट इंक्लूडेड अर्थमेटिक, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, और मैथमेटिक में क्या होता था? अर्थमेटिक, ज्योमेट्री और अलजेब्रा, जो आज भी आप पढ़ते हो। द वैदिक पीपल हैड द नॉलेज ऑफ जीरो विच हेल्प देम टू कैलकुलेट लार्ज नंबर। जो वैदिक पीरियड के लोग थे जो, उनको जीरो के बारे में भी पता था, विच हेल्प देम टू कैलकुलेट लार्ज नंबर, और जीरो की मदद से भी वो लार्ज कैलकुलेशन वो कर सकते थे। दे आल्सो न्यू द डेसिमल सिस्टम, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, अंडर रूट एट्सेट्रा। उनको डेसिमल सिस्टम के बारे में भी पता था, और वो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट या अंडर रूट के बारे में भी जानते थे। एस्ट्रोनॉमी वाज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ आर्यन, और एस्ट्रोनॉमी क्या थी भाई? उनका फेवरेट सब्जेक्ट थी एस्ट्रोनॉमी, यानी कि जो प्लैनेट वगैरह के बारे में जानना, ठीक है, सूर्य के बारे में जानना, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके बारे में जानना, उसको एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ मतलब जो भी ये सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ठीक है, उस वो एस्ट्रोनॉमी में आ जाती हैं। दे स्टडीड द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडी, वो किसकी स्टडी करते थे? जो हेवनली बॉडीज़ हैं, जो आकाश में बॉडीज़ हैं, जैसे कि सूर्य, चांद, ठीक है, या जो जितने भी प्लैनेट हैं उनकी वो स्टडी करते थे। दे न्यू अबाउट द मूवमेंट ऑफ अर्थ
ओन एक्सिस अराउंड द सन एंड द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ। उनको ये भी पता था कि जो पृथ्वी है वो अपने चारों तरफ घूमती है, अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, सूरज के चारों तरफ घूमती है, और जो चाँद है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। उनको इन सभी बातों का ज्ञान था। द आर्यन कुड फोरटेल सोलर एंड लूनर इक्लिप्सिस। जो आर्यन थे उनको वो पहले ही भविष्यवाणी करते थे, यानी कि उनको पहले ही पता लग जाता था कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा और चंद्र ग्रहण कब लगेगा। इतने उनका मतलब इतनी वो कैलकुलेशन कर लेते थे पहले से ही। द वैदिक लिटरेचर प्रूव्ड दैट द वैदिक सिविलाइजेशन वाज क्वाइट एडवांस्ड। वैदिक लिटरेचर से हमें पता लगता है, उस समय के लिटरेचर से पता लगता है कि जो वैदिक सिविलाइजेशन थी वो बहुत ही एडवांस्ड थी, बहुत ही विकसित थी। द पीपल लेड ए हैप्पी एंड सिंपल लाइफ। जो पीपल थे, लोग थे, वो हैप्पी और सिंपल लाइफ व्यतीत करते थे। देयर क्लोथ्स वर मेड ऑफ कॉटन वूल स्किन ऑफ एनिमल। और जो उनके कपड़े थे वो कॉटन से बने हुए थे, ऊन से बने हुए थे, और जो एनिमल्स की खाल से बने हुए थे। दे वॉर ऑर्नामेंट, वो आभूषण भी पहनते थे। दे यूज्ड मधु एंड टुक सुरा एंड सोम रस। वो मधु का यूज़ करते थे, शहद का यूज़ करते थे, और सुरा और सोम रस भी वो पीते थे। दे प्लेड मैनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, ड्रम्स, हार्प। और वो बहुत से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वो भी बजाते थे, जैसे कि बांसुरी हो गया, ड्रम्स हो गया, या हार्प। हार्प क्या होती है भी? वीणा। दे वर आल्सो फॉन्ड ऑफ चैरियट रेसिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। और वो किसका शौक़ रखते थे? चैरियट रेसिंग, रथों की दौड़ का शौक़ रखते थे, और डांसिंग वगैरह का भी शौक़ रखते थे। तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।